मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का एमएस इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया था। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार उसका रिवीजन कराना चाहता हूँ। तो इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में जानेंगे कि भाषा क्या होता है। देखिए, भाषा भावों या विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, भाषा भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम होता है। ठीक है, उसके बाद था स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि। जैसा कि आप लोग जानते हैं लिपि क्या होता है। देखिए, जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी हिंदी भाषा का जो लिपि होता है वो देवनागरी होता है। उसी तरह अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या होता है? रोमन होता है। उर्दू भाषा का फारसी होता है। तो स्क्रिप्ट होता क्या है? देखिए, स्क्रिप्ट इज ए आर्ट और मैनर ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, द आर्ट और मैनर ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। मतलब जो हम लोग के लिखने का ढंग है, ठीक है, जो लिखने का ढंग है, जिस चिन्ह के माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वही स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, देखिए जो इंग्लिश है उसका जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? रोमन है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर आता है ग्रामर का। ग्रामर मीन्स क्या होता है? व्याकरण। तो इसका परिभाषा होता है, व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह शास्त्र है या विद्या है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना या पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, ग्रामर इज अ साइंस थ्रू विच वी लर्न, रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। ठीक है, देखिए जो ग्रामर होता है उसको क्या कहते हैं? जो ग्रामर होता है वो भाषा की आत्मा होता है। क्या होता है? ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, व्याकरण भाषा की आत्मा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्याकरण के कुल 4 भाग होते हैं। ठीक है, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स और एक है प्रोसिडी। ठीक, अब देखिए हमने बताया था कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है। ऑर्थोग्राफी को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण विज्ञान। ठीक है, ऑर्थोग्राफी के अंदर हम लेटर्स के बारे में सीखते हैं कि कैसे लेटर वर्क करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, वह कैसे वर्ड फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इटिमोलॉजी, इसको बोलते हैं शब्द विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर हम सीखते हैं कि कैसे शब्द बनते हैं, कैसे उनका वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से वह शब्द नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और ये हम इटिमोलॉजी के अंतर्गत सीखते हैं। उसके बाद नंबर आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स इसको बोलते हैं हम लोग वाक्य विन्यास। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सीखते हैं कि कैसे वाक्यों का रचना होता है, किस प्रकार से वाक्य में शब्दों का क्रम होता है। ठीक है, तो सिंटैक्स के अंतर्गत हम ये सब सीखते हैं। उसके बाद जो प्रोसिडी होता है इसको हम लोग बोलते हैं छंद शास्त्र। ठीक है, ये जो है वो पोएट्री से रिलेटेड होता है, पोएट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें हम ये सीखते हैं कि पोएट्री में किस प्रकार का छंद होना चाहिए, किस प्रकार का रस होना चाहिए। आई वांट टू से दैट इन प्रोसिडी वी लर्न कि किस प्रकार का जो है सेंटिमेंट्स होना चाहिए, किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए, किस प्रकार का राइम होना चाहिए, किस प्रकार का रिदम होना चाहिए, किस प्रकार का स्ट्रेस होना चाहिए। ये सब हम किस में सीखते हैं? प्रोसिडी में। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है?
वर्डों का या अक्षरों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना हम लोग को। उसके बाद हम लोग आए थे लेटर पे। ठीक है, लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। अब अक्षर किसे कहते हैं, तो मुख से निकलने वाली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसको पुनः खंडित ना किया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। ठीक है, लेटर अब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वावेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, वावेल किसे कहते हैं, वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वतः यानी अपने आप हो, उसे हम क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ 5 वावेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट में व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से न हो सके, उसे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। ठीक है, ये हो गया लेटर। उसके बाद हमने देखा था वर्ड। ठीक है, वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। यह किससे बनता है, अक्षर से। परिभाषा क्या हो गया, देखिए रटना नहीं है, लेटर से बनता है वर्ड। ठीक है, बस आपको क्या रखना है कि जो शब्द होता है वह अक्षरों का एक समूह होता है जिसका कुछ सार्थक अर्थ या मतलब निकलता है। ठीक है, तो अक्षरों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ या मतलब निकले उसे हम शब्द कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, जैसे देखिए P प्लस E प्लस N। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 अक्षर मिलकर एक क्या बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं, और इसका मतलब कुछ होता है इन हिंदी कलम। ठीक है, अभी मान लीजिए ग्रुप रहे शब्दों का लेकिन उसका कुछ मतलब ना निकले तो वह शब्द नहीं कराएगा। जैसे मान लीजिए यही है E प्लस N प्लस P, यहाँ पर भी तो ग्रुप है लेकिन यह क्या हो रहा है, मीनिंगलेस हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया वर्ड। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोगों ने सीखा था वर्ड के बाद हम सीखे थे फ्रेज के बारे में। फ्रेज मीन्स क्या होता है, शब्द समूह। शब्द समूह, शब्द समूह किसे कहेंगे, फ्रेज किसे कहेंगे। देखिए शब्द जो फ्रेज होता है वह पूर्ण अर्थ नहीं देता है, कुछ अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। ठीक है, इसे ही इज इन द गार्डन। ठीक है, अब देखिए इन द गार्डन क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा जनरली ये कहते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका अपना न कर्ता हो न क्रिया हो, उसे क्या कहेंगे, सॉरी शब्द समूह कहेंगे। हाँ देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका ना तो कर्ता हो ना तो क्रिया हो, शब्द समूह कहलाता है। ठीक है, यह अर्थ देता है। ठीक है, अर्थ देता है, गिव्स सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो शब्द समूह होता है वह कुछ अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा किए थे क्लाज के बारे में। ठीक है, क्लाज मीन्स होता है उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य किसे कहेंगे, तो देखिए वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता तथा क्रिया होता है उसी को हम उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता तथा क्रिया हो उसे हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पर 2 वाक्य हैं, एक है आई नो और दूसरा है दैट ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कर्ता है क्रिया है। ठीक है, यहाँ भी इसका खुद का कर्ता है और खुद का क्रिया है। ठीक है, तो वाक्य का वह भाग जिसका अपना खुद का कर्ता तथा क्रिया हो उसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रेज है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए सॉरी, ये जो क्लाज होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज। ठीक है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाज
और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है इसके बाद हमने यह बताया था कि आपको सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। तो एज यू नो दैट जो सेंटेंस होता है वह वर्ड से बनता है। ठीक है। तो इसका डिफिनीशन हो जाता है सेंटेंस का अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सम सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। शब्दों का वह समूह जो कुछ सार्थक अर्थ या मतलब दे उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ और बचा हुआ है जो कि आज हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखिए, एक चीज हम लोग जान लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। ठीक है। अब देखिए, पूरक में पूरा करने वाला। जैसा कि इसके नाम से ही कंफर्म है कि कॉम्प्लीमेंट जो है वह पूरा करने वाला है। ठीक है। अब देखिए, पूरक किसे कहेंगे, तो वह शब्द जो किसी वाक्य में दूसरे शब्द का अर्थ या मतलब पूरा करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। राम इज। ठीक है। मान लीजिए हम इतना बस लिख कर छोड़ दे, राम इज, राम है। हम मान लीजिए यही कहें राम है, तो आप जनरली हमसे पूछेंगे कि राम क्या है। ठीक है, पूछेंगे ना। तो हम जब तक लिखेंगे नहीं राम इज अ टीचर, राम इज अ बॉय, राम इज अ डॉक्टर, तब तक इसका जो अर्थ है वह पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है। जो अर्थ है इसका ये पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अ टीचर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। और यहाँ पर यह किसका अर्थ पूरा कर रहा है, इज का। ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह किसी वाक्य में दूसरे शब्द का अर्थ या मतलब पूरा करता है। ठीक है। जैसे देखिए, ही इज, अभी हम इतना लिख कर छोड़ दे, वह है, हम इतना कहें यहाँ से वह है, तो आप पूछेंगे ना वह क्या है, तो हम जब तक कहेंगे नहीं ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए इंजीनियर, ही इज ए स्टूडेंट, तब तक इसमें इज का अर्थ पूरा नहीं होगा। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है। तब अब क्या हो रहा है, इज का तब अर्थ पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। एकदम सीधा सा इसका परिभाषा है कि वह शब्द जो किसी वाक्य में दूसरे शब्द का अर्थ या मतलब पूरा करे उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। देखिए, क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो मैं किसे जानता हूँ, तो उत्तर में मिलेगा उसे। हिम क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया का फल जो है वह जिस शब्द पे पड़ता है वही कर्म होता है। ठीक है। क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है वही कर्म होता है। ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, अब दोनों होता क्या है, पहले ये जानिए, जो डायरेक्ट होता है वह नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक। और देखिए, और ये क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है। अभी हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे प्राप्त होगा, जब क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे देखिए, he has a pen, he has a pen, उसके पास एक कलम है। हम क्वेश्चन करें व्हाट हैज ही, तो उत्तर में क्या मिलेगा? इन आंसर हमको मिलेगा पेन। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर जो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है तो हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, और यह हमेशा कोई ना कोई निर्जीव वस्तु होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो नंबर आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर जो आंसर प्राप्त होता है वह क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आई नो यू। ठीक है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, तो whom am I know। ठीक है, whom am I know, मैं किसे जानता हूँ, तो उत्तर में क्या मिलेगा? you। ठीक है, और यह हमेशा जो होता है लिविंग थिंग्स होता है, तो इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हो गया। देखिए एक हो गया, रुक जाइए थोड़ा ऊपर लिख दें आपकी सुविधा के लिए। देखिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत क्या आता है? देखिए एक होता है मी होता है, ठीक है, अस होता है, ठीक, यू होता है, हिम होता है, हर होता है, ठीक है, देम होता है, और किसी का नाम हो सकता है, लाइक राम, श्याम, सो ऑन। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह हमेशा कोई ना कोई सजीव व्यक्ति होता है। ठीक है, और इतने सारे शब्द जो हैं वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार के बारे में कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। थैंक यू वेरी मच।